Hello students, today I here with the new chapter in geography from your NCERT book, and this is human environment interaction, the tropical and the subtropical region. So let's start the chapter. Renuka was excited. Srikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to book on nature. Pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. रेणुका बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज उसके अंकल मिस्टर श्रीकांत 4 मंथ के एक गैप के बाद घर आने वाले थे एंड श्रीकांत वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और वो हमेशा दूर की जगहों पर ट्रैवल करते रहते थे। रेणुका को जब श्रीकांत अंकल ने एक नेचर से रिलेटेड बुक से इंट्रोड्यूस कराया उसकी अर्ली एज से ही, तब से उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में। उसे डिस्टेंट लैंड की पिक्चर्स देखना, वहाँ के लोगों की पिक्चर्स देखना, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं ये सब देखना, ये सब चीज़ें उसको बहुत ही फैसिनेटेड लगती थी, उसको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी अपनी तरफ। In these pictures, Renuka, you can see people from different part of the world, some from dry deserts, some from frozen land and some from hot wet rainforest. इन पिक्चर्स में रेणुका आप देख सकते हो उन लोगों को जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, कुछ ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ लोग उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर जमा देने वाली ठंड पड़ती है और कुछ लोग रेन फॉरेस्ट में रहते हैं जहाँ हमेशा पूरा थ्रू आउट द ईयर बारिश होती रहती है। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका ने ऑब्जर्व किया कि ये लोग मुझसे कितना अलग दिख रहे हैं। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ये हमसे दिखने में भले ही अलग हो लेकिन जो इनकी बेसिक नीड्स है वो हमारे जैसी ही है, हमसे सिमिलर है। लाइफ की जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे इन्हें भी फूड चाहिए खाने के लिए, क्लॉथ्स चाहिए कप पहनने के लिए और शेल्टर चाहिए रहने के लिए। श्रीकांत अंकल इन बातों को एक्सप्लेन करते हैं। देयर चिल्ड्रंस डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, इनके बच्चे भी वही सारी चीज़ें करते हैं जो आप करते हो। गेम्स खेलते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मेकअप करते हैं, सिंग और डांस करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनकी नीड होती है वो सब ये करते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। ये लोग बहुत ही अपनी लाइफ के शुरुआत के दिनों में ये नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और नेचर की केयर करना सीख लेते हैं। द लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये सीख जाते हैं कि कैसे फ़िश को कैच किया जा सकता है और कैसे फॉरेस्ट से जो मटेरियल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, in these chapters we will learn about the life of people in different natural regions of the world. First we will discuss about the life in the Amazon basin. Amazon basin में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है। Before learning about the Amazon basin, let us look at the map. मैप नंबर जो फिगर नंबर 8.2 में ये जो मैप शो किया गया है, पहले हम इस मैप को अगर देख लें और नोटिस करें कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वो बहुत क्लोज है इक्वेटर के, यानी कि वो इक्वेटर के बहुत पास है। बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में वो लोकेटेड है। सो इट इज़ रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन, इसीलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन के नाम से जानते हैं। इक्वेटोरियल रीजन इस भाग को बोलते हैं। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और जो अमेजोन रिवर है वो इस रीजन में ही बहती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। और नोटिस करिए इस फिगर नंबर 8.2 में जो अमेजोन बेसिन साउथ अफ्रीका का हमें शो हो रहा है कि इसमें जो अमेजोन रिवर है वो कैसे बहती है, माउंटेन से कैसे फ्लो करके आती है और वेस्ट डायरेक्शन से कैसे ईस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशियन में जाके ड्रेन होती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ।
और वो जगह जहाँ पर एक रिवर बहती है किसी दूसरी वाटर बॉडी में, उस जगह को रिवर का माउथ कहते हैं। न्यूमरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजॉन रिवर टू फॉर्म द अमेजॉन बेसिन, और बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज रिवर है जो अमेजॉन रिवर को ज्वाइन करती है और तब जाके अमेजॉन बेसिन फॉर्म होता है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो ये कहाँ वाटर इससे मिलता है, ये बेसिन कहाँ तक है फैला हुआ? ब्राज़ील में, पेरू तक, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ पार्ट पर। Our next point is climate. As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जो अमेजॉन बेसिस है वो काफ़ी नज़दीक है इक्वेटर के और उसे बहुत ज़्यादा हॉट, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा हॉट और वेट होता है पूरा साल। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, और जो दिन और अगर डेज और नाइट का कंपैरिजन करें तो दोनों ही बराबर हॉट और ह्यूमिड होते हैं, इक्वल हॉट और ह्यूमिड होते हैं। द स्किन फील स्टिकी, चिपचिपी स्किन फील होती है, स्टिकी फील होती है स्किन। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज़ बारिश होती है और विदाउट एनी वार्निंग के वो बारिश होती है। कोई वार्निंग नहीं कि पहले से ही लोगों को बोल दिया जाए कि कल बारिश होगी। जैसे हमारे यहाँ जो हमारा डेली वेदर होता है उसकी फोरकास्ट होती है, बता दिया जाता है कि आने वाले 1-2 दिन में बारिश होनी है। इस तरह की कोई वार्निंग नहीं होती, विदाउट एनी वार्निंग वहाँ पे बारिश होती है और ये एवरीडे होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात के टाइम में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, नीचे गिर जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ही रहती है, बड़ी ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेन फॉरेस्ट। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। जैसा कि हमने पढ़ा कि इन रीजन्स में बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर थिक फॉरेस्ट मिलते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। ये फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थिक होते हैं, इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि जो इनकी लीफ और ब्रांचेज होती है वो एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट हो जाती है कि रूफ के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और जो सनलाइट को भी ग्राउंड तक नहीं पहुंचने देता। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। जो नीचे की जो ग्राउंड होती है वो हमेशा वहाँ पे अंधेरा रहता है और वो थोड़ी सी चिपचिपी गिल्ली रहती है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, और सिर्फ छाया में जो वेजिटेशन ग्रो कर पाती है वही यहाँ पर ग्रो करती है। ऑर्चिड्स, ब्रोमेलियड्स ग्रो एज प्लांट्स पैरासाइट्स, और ऑर्चिड ये ब्रोमेलियड्स इस तरह के पैरासाइट प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फेना। फेना मीन्स डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के, बहुत सारे तरह के यहाँ पे वो मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स मिलते हैं। बर्ड्स जैसे कि टकेन्स, ह्यूमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज। इन्हें जाना जाता है इनकी बहुत ज़्यादा सुंदर, जो बहुत बड़ी इनकी बीक होती है उसके लिए से इन्हें जाना जाता है। ओवर साइज जो इनकी बिल्स होती है, जो चोंच होती है, क्योंकि ये अलग अलग जो कॉमनली जो बर्ड हम देखते हैं इंडिया के अंदर उनसे ये डिफरेंट होते हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, और ये बर्ड इन फॉरेस्ट में, इन रेन फॉरेस्ट के अंदर लाउड साउंड करते हैं। एनिमल्स जैसे कि मंकी, स्लोट, एंट ईटिंग तापीर्स यहाँ पर मिलते हैं। अलग अलग बहुत सारी स्पीसीज़ के रेप्टाइल्स और स्नेक्स इन जंगलों में मिलते हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन भी यहाँ पर मिलते हैं, और एनाकोंडा और बोया कॉन्स्ट्रिक्टर ये कुछ स्पीसीज़ है जो यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा ये बेसिन होम है 1000 ऑफ स्पीसीज़ के इंसेक्ट की स्पीसीज़ का। बहुत सारी स्पीसीज़ जो फ़िश की होती है वो यहाँ मिलती है। फ्लैश ईटिंग पिरान्हा फिश भी मिलती है यहाँ की रिवर में। और ये जो बेसिन है ये बहुत ज़्यादा वैरायटी के लाइफ का घर है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स और इंसेक्ट्स मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, कि लोग कैसे रहते हैं रेन फॉरेस्ट में, कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या उनकी फूड हैबिट्स होती है। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट।
लोग अपना जो फूड होता है वो छोटे से एरियाज़ में फॉरेस्ट के ट्रीज़ को क्लियर करके वहाँ पर ग्रो करते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वीमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप्स। और जब जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, जब वो हंट करते, शिकार करते हैं और मछलियाँ जो फिश को पकड़ने रिवर्स पर जाते हैं, तो जो वुमेन्स होती है वो अपनी जो क्रॉप्स होती है इनकी उसको टेक केयर करती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, यही चीज़ें ये लोग ग्रो करते हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वीमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। जैसे कि हंटिंग और फिशिंग यहाँ पे लोग करते हैं तो वो अनसर्टेन होती हैं, ये चीज़ें कभी मिल गई कभी नहीं मिली, तो जो वीमेंस होती है वो अपनी फैमिलीज़ को अलाइव रखने के लिए वो वेजिटेबल्स से फीड कराती है जिसको ये ग्रो करती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में भी में बिलीव करते हैं, वो ये करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही करते हैं। द स्टेपल फूड इज़ मैनियोक, also known as cassava, that grow under the ground like the potato। इनकी जो स्टेपल फूड होती है वो मैनियोक है, इसे कैसावा नाम से भी जानते हैं। ये इस तरह ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है जिस तरह पोटैटो करता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स, ये क्वीन आंट्स को भी खाते हैं और एग्स को भी खाते हैं। जो कैश क्रॉप्स होती है यहाँ पे जिसको ये ग्रो करते हैं वो है कॉफ़ी, मेज़ और कोकोआ। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत सारी अलग अलग तरह की बहुत वैरायटी की वुड मिलती है यहाँ से हाउसेज को बनाने के लिए। सम फैमिलीज लिव इन थैच हाउस शेप्ड लाइक बी हाइव्स, कुछ फैमिली थैच के बने हुए हाउसेज में रहती है जिनकी से बी हाइव की तरह होती है, जैसे बी का जो घर होता है बी हाइव के जैसे होती है। देयर आर अदर लार्ज apartment like houses called meloka with a steeply slanting roof, और इसके अलावा बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं, जो घर होते हैं, उन्हें मेलोका बोलते हैं, वो स्लैंटिंग रूफ होती है उनकी। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, लेकिन जो अमेजोन बेसिन में रहने वाले जो पीपल हैं उनकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। इन द older days the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970s the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. पुराने टाइम में इन फॉरेस्ट के अंदर तक पहुंचना, वहाँ की रिवर्स को नेविगेट करते हुए ये लोग वहाँ तक पहुँच पाते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी पॉसिबल नहीं था। 1970 में जब ट्रांस अमेजोन हाईवे बनाया गया इन रेन फॉरेस्ट के बीच से होके, तो इन जगहों तक पहुँचना तब जाके इन जगहों तक पहुंचा गया। एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस, बहुत सारी जगह तो ऐसी थी जहां एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर की हेल्प से पहुंचा जाता था। द indigenous population was pushed out from the areas and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinct way of farming। बहुत सारी पॉपुलेशन को इन एरिया से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें फोर्स किया गया दूसरे नए एरियाज़ में सेटल होने के लिए, और वहाँ वो अपनी जो वो अलग तरीके की फार्मिंग जो करते थे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, उसकी प्रैक्टिस को वो कंटिन्यू रख सके। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in Amazon basin. और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से बहुत सारा बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ, और ये अंदाज़ा इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि बहुत बड़ा एरिया रेन फॉरेस्ट का हर साल एनुअली अमेजोन बेसिन का डिसअपियर होता जा रहा है। Now we will discuss about slash and burn. Slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes. स्लैश एंड बर्न एक कल्टिवेटिंग वो जगह होती है, एक कल्टिवेट करने का तरीका होता है जिसमें फार्मर्स जो होते हैं वो लैंड के एक पीस को क्लियर करते हैं और वहाँ से ट्रीज़ को कट डाउन और बुशेस को कट डाउन करते हैं और फिर उनको जला देते हैं। देयर आर देन बर्नड विच रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, और जो जलाने के बाद जो ऐश बचती है उसको उसी सॉइल में वो फैला देते हैं। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड और अ फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों तक इस क्लियर फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। आफ्टर
रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सोइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट्स। और वहाँ पर फसल ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद जो लैंड है उसकी धीरे धीरे उसकी जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फर्टिलिटी होती है, वो ख़त्म होने लगती है। सो इट इज़ अबेंडेंट। इसका मतलब है कि वो बंजर हो जाती है, उस पर ग्रो नहीं होती क्रॉप्स ईजिली अच्छे से। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। इसके बाद वो इस तरह से क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए दूसरे प्लॉट को क्लियर करते हैं। इन दिस मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड। इस तरह नए पेड़ उग जाते थे उन पुरानी जगहों पर जिसको पहले इन्होंने क्लियर किया था उन फील्ड्स में। इन दिस वे सॉयल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। और इस तरह से जो सॉयल की फर्टिलिटी थी वो फिर से रिस्टोर हो जाती थी। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। और लोग वापस वहीं पे लौट जाते थे और फिर से वहाँ कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देते थे। तो दिस इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। Our next point is life in the गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अभी हमने अमेजोन बेसिन का जो लाइफ थी उसके बारे में पढ़ा। नाउ वी विल रीड अबाउट द लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड दिस इज शोन इन द फिगर नंबर 8.8। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब मिलके गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन फॉर्म करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो ये बेसिन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है और ये 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा आर घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन इट। अगर हम एटलस में देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी रिवर्स के नाम मिलेंगे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर हैं, माउंटेन्स, फुट हिल ऑफ द हिमालयाज और जो सुंदरबन का डेल्टा है वो मेन फीचर है इस बेसिन का। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरियाज। जो ऑक्सबो लेक है वो प्लेन एरियाज को डॉट करती हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। और इस एरिया में मानसून क्लाइमेट रहता है। द मानसून ब्रिंग्स रेन। जो मानसून होता है वो बारिश को लेके आता है और ये मिड जून से लेके मिड सितंबर तक रहता है। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स कूल। और इन एरियाज में जो समर होती है, जो गर्मियाँ होती है वो हॉट होती हैं, काफ़ी हॉट होती हैं और विंटर्स में ठंड पड़ती है। The basin area have varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. ये जो बेसिन एरिया है इसमें बहुत सारा अलग अलग तरह की टोपोग्राफी मिलती है। एनवायरनमेंट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। माउंटेन एरियाज में स्टीप स्लोप्स होता है, ढलान होती है, इनहॉस्पिटेबल ट्रेन्स होते हैं। देयरफॉर इसी वजह से वहाँ पे लेस नंबर ऑफ पीपल रहते हैं माउंटेनियस एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के। पहाड़ों में लेस पॉपुलेशन मिलती है। जो प्लेन एरिया है वो मोस्ट सुटेबल लैंड प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, इसीलिए। और सोइल भी फर्टाइल होती है प्लेन्स में। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल बिकॉज हियर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। सो these areas are densely populated in the comparison of mountains. The main crops is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. And you all know that paddy की cultivation के लिए sufficient water की need होती है, sufficient water की requirement होती है, इसीलिए ये उन areas में grow होता है जहाँ पर rainfall ज़्यादा होता है। Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. अनाज, मक्का, चना और डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीट, ये अलग अलग तरह का अनाज होता है, जवार, बाजरा, ये सब ग्रो होता है इन एरियाज़ में। और कैश क्रॉप्स यहाँ पे जो ग्रो होती है वो है शुगर केन, जूट। बनाना प्लांटेशन भी कुछ एरियाज़ में होती है प्लेन्स के। वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर टी ग्रो होती है प्लांटेशन में। सिल्क का प्रोडक्शन होता है और कल्टीवेशन होता है बिहार
एंड आसाम में। और जो माउंटेनियस या हिल्स एरिया है जहाँ पे स्लोप्स होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। इट मीन्स जहाँ वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो टेरेस पे की जाती है। जब द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो वेजिटेशन है उसने बहुत सारे अलग अलग एरिया को लैंडफॉर्म के टाइप के अकॉर्डिंग कवर कर रखा है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो करते हैं प्लेन्स एरियाज़ में। इसके साथ साथ वहाँ पे टीक, साल और पीपल के ट्रीज भी ग्रो होते हैं। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे बैम्बू ग्रोव्स मिलते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। और जो डेल्टा एरिया है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड है। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरियस ट्रीज लाइक पाइन, देदार, फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स एंड स्टीप। ढलान होने की वजह से जो सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर कॉनिफेरियस ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि पाइन, देदार, और फिर जिनकी जो लीव्स होती है वो निडल जैसी लीव्स होती है बिकॉज यहाँ पर कूल क्लाइमेट होता है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। यहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलते हैं। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी कॉमन है इन एरियाज में मिलते हैं। वन और राइनासोर्स इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन एंड इन जो वन और राइनासोर्स होते हैं वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में मिलते हैं। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर फाउंड। और जो डेल्टा एरिया है, जो रिवर्स फॉर्म करती है डेल्टा, वहाँ पर बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर फाउंड होते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर। और जो ताजे पानी की जो नदियाँ होती हैं उनमें एक्वेटिक लाइफ भी मिलती है। लेक्स, बे ऑफ बंगाल सी, इनमें वाइल्ड लाइफ भी एक्वेटिक लाइफ भी मिलती है। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है फिश की जो यहाँ पर फाउंड होती है वो है रोहू, कैटला और हिल्सा फिश। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। और जो इस एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी स्टेपल डाइट है फिश एंड राइस, मछली एंड चावल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ लेक सोर्स ऑफ लिवलीहुड। कि एक लेक, एक झील कैसे किसी के लाइफ को स्पेंड करने की, उसकी आजीविका को चलाने का सोर्स कैसे हो सकती है। विनोद एक फिशरमैन है जो मतवाली माऊ बिहार के गांव में रहता है। वो खुश इंसान है आज क्योंकि उसने जो एफर्ट्स डाले हैं वो एक फिशरमैन को फॉलो किया जिनका नाम था रविंदर किशोर, राजीव एंड अदर्स, और दूसरे लोग भी थे। ही क्लीन द माउंट ऑन द ओक्सबो लेक टू कल्टिवेट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश। उसने एक क्लीन किया एक एरिया को और वहाँ पर एक ओक्सबो लेक को क्लीन किया, या जिसे हम ऑक्सबो लेक बोल सकते हैं, माऊ बोल सकते हैं, इसको क्लीन किया और वहाँ पे अलग अलग वैरायटी की फ़िश को कल्टीवेट किया। द लोकल वीड वेलिनेरिया हाइड्रिला दैट ग्रोज इन द लेक इज़ द फूड ऑफ फिश। जो लोकल वीड होता है वेलिनेरिया हाइड्रिला जिसको बोलते हैं, ये फिश का फूड होता है जो लेक्स में मिलता है। द लैंड अराउंड द लेक इज़ फर्टाइल। जो लैंड के चारों तरफ, जो लेक के चारों तरफ की जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी। ही सो क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज एंड पल्सेज इन दिस फील्ड। और लेक के पास के जो फील्ड्स थे उसमें उसने पैडी, मेज और पल्सेस की क्रॉप्स को ग्रो किया। द बफेलो इज़ यूज टू प्लो द लैंड। और लैंड को प्लो करने के लिए उसने बफेलो का यूज़ किया। द कम्युनिटी इज़ सेटिस्फाइड। और उससे कम्युनिटी भी सेटिस्फाइड थी। देयर इज़ इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर्स। रिवर से काफ़ी फिश कैच की जा सकती थी। इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट। खाने के काम में भी आने के लिए काफ़ी फिश थी और मार्केट में सेल करने के लिए भी। दे हैव इवन बिगेन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन। और इनकी सप्लाई वो पास के टाउन में, कस्बे में करते थे। द कम्युनिटी इज़ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। ये जो कम्युनिटी थी ये खुशी से नेचर के साथ रह रही थी। एज लॉन्ग एज द polluent from the nearby town do not find their way into the lake water, the fish cultivation will not face any threat। और जैसे जैसे पॉल्यूटेंट्स बढ़ते गए पास के टाउन में तो ये मुश्किलें पैदा कर रहा था। लेक वाटर में जो फिश
कल्टीवेट हो रही थी उनके लिए, फिश के कल्टीवेशन के लिए, जो फिश के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट था और उसे वो फेस नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह से एक लेक जिसमें फ़िश कल्टीवेट की गई और उसके आसपास के एरियाज़ में क्रॉप्स को ग्रो करके कैसे एक लेक को अपने लिवलाइहुड का सोर्स बनाया गया। जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं उसके अंदर बहुत सारे सिटीज़ और बड़े बड़े टाउन्स आते हैं। द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, जहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ये रिवर पर के किनारों पर लोकेटेड है। गंगा रिवर के जो किनारे हैं उन पर ये सिटीज़ लोकेटेड है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज़ डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। और इन टाउन्स और वहाँ की इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है वो इन रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर्स के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। और जो चारों ट्रांसपोर्ट के वेज हैं जिनके बारे में हमने हमारी उसमें पढ़ा, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, वो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में अच्छे से डेवलप्ड है। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द वाटरवेज इज अफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर्स। जहाँ सड़कों के रास्ते से और रेल के रास्ते से आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वहीं वाटरवेज भी एक इफेक्टिव मीन्स है ट्रांसपोर्ट का जो रिवर्स के थ्रू होता है। कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो रिवर हुगली पर सिचुएटेड है। The plains areas also has a large number of airports। और जो प्लेन एरियाज हैं, जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी जगह है, वहाँ पे काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स भी हैं। टूरिज्म इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन्स। और जो टूरिज्म है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इन बेसिन्स की। ताजमहल जो रिवर यमुना के बेसिन पर है आगरा में, इलाहाबाद जो रिवर गंगा के किनारे पर बसा हुआ शहर है, गंगा और यमुना के किनारे पर बसा हुआ शहर है। उत्तर प्रदेश के अंदर बुद्धिस्ट स्तूपा है, सांची स्तूपा, और बिहार में है सांची स्तूपा। और लखनऊ जो जहाँ पे इमाम बाड़ा है, आसाम के अंदर काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक अलग ही ट्राइबल कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर विज़िट करने के लिए फैसिनेटेड करती है, अपनी तरफ खींचती हैं ये सारे टूरिज्म प्लेस इन रिवर्स के बेसिन्स पर या इन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर ही लोकेटेड या सिचुएटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि हम लोग वहाँ पर विज़िट करने के लिए जाएं। सो योर चैप्टर नंबर 8 is complete here. Hope you all have listened me carefully. Thank you.